देख रहे हैं आपड़ो बजट और अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के खास दिन की। भजनलाल सरकार का तीसरा आम बजट आज पेश होगा। विधानसभा में बजट की कॉपी पहुंची है। ये बड़ी जानकारी आज के इस बजट से जुड़ी हुई आपको दे दें। बजट कॉपी के साथ वित्त विभाग के अधिकारी विधानसभा पहुंचे तो वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी और अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री की ओर से ये बजट पेश होगा। तीसरा आम बजट भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा में बजट की कॉपी पहुंच चुकी है और इंतजार है अब से 1 घंटे बाद जब वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। तस्वीरें देखिए उस समय की है जब ये बजट की कॉपी सामने आई थी और देखिए कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। डार्क मरून की जगह अब भगवा रंग आपको दिया कुमारी के हाथों में देखने को मिलेगा। बजट की कॉपी के साथ वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज बजट पेश करेंगी। तो आज राजस्थान का बजट डे और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आज बजट के पिटारे से क्या निकलेगा। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज राजस्थान के लिए किस तरह से अपने पिटारे से क्या देने वाली है। तो हर वर्ग की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और लगातार एनडीटीवी राजस्थान लोगों से भी बातचीत कर रहा है कि इस बजट को लेकर क्या उनकी उम्मीदें हैं, किस तरह से इस बजट को देखा जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह कि इस बजट में यह माना जा रहा है कि लोक लुभावना ना होकर बल्कि भविष्य में जो राजस्थान की टॉप डिमांड्स है उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं संभावनाएं इस बजट में नजर आती हैं। बिल्कुल, तो भरतपुर से हमारे सहयोगी ललितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानते हैं ललितेश कि भरतपुर की जनता को इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं। क्या कुछ उन लोगों की ओर से सोचा जा रहा है कि इस बजट में उनके लिए खास होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है? बिल्कुल शिवानी, देखिए आज राजस्थान का बजट आने वाला है और जो लोग हैं तमाम जो वर्ग, अच्छा किसान वर्ग की बात की जाए, व्यापारी वर्ग की बात की जाए, सभी को उम्मीद है। मैं भरतपुर के अतोइया गांव में मौजूद हूँ और यहाँ तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं, युवा किसान भी आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। अखिलेश, क्या कहेंगे आप, युवा किसान है, किस तरह की उम्मीद है आपको बजट को लेकर के? के बारे में गए हैं लगातार आज से लेकर और भी किसानों को उम्मीद है फसल की जितना भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भी काफी कोशिश कर रहे हैं। किसानों को यही उम्मीद है कि बजट में सबसे ज्यादा मिले। देखिए और भी किसान मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? आप तो लंबे समय से खेती कर रहे हैं। यही खाद भी कट्टा वट्टा टाइम पे मिल जाए और खाद मिल जाए, बिजली भी कटती है, कट जाएगा जब दिक्कत आती है, रात में पानी देना पड़ता है किसानों को, दिन में बिजली नहीं थी, राहत मिलेगी कम से कम। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आप भी खेती करते हैं, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है आपको? आज बजट आने वाला है। टाइम पे नहीं मिलता है, लाइट मिलती नहीं है, क्या करें। बिल्कुल शिवानी, देखिए किसान हैं, तमाम उम्मीदें हैं। चाहे एमएसपी रेट की बात की जाए उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसा कि किसान बता रहे हैं, समय पर खाद की किल्लत रहती है, वो नहीं मिल पाता है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। जी शिवानी। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उम्मीदें हैं लोगों की वो इस बजट से हैं, तो इंतजार करना होगा कि जब ये बजट पेश हो तो ये उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं। तो बजट को लेकर लगातार ये माना जा रहा है कि अगर लोक लुभावना नहीं तो इसमें हर वर्ग के लिए क्या क्या खास रहने वाला है उसको लेकर सबकी निगाहें टिकी। और इसी पर खास चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय काला हमारे साथ, एमडी कलाजी ज्वेलरी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। और इसके अलावा एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, अशोक चौधरी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन सबसे पहले संजय जी सवाल आपसे, क्योंकि जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और राजस्थान यानी कि राज्य की अपनी डिमांड्स रहती है, तो उस लिहाज से राजस्थान का बजट कितना अहम होगा और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर फोकस होना चाहिए? और संजय जी, हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यह सरकार का तीसरा बजट है। हाँ जी, हेलो जी जी। देखिए, ये जो अभी टाइम पिछले 6-8 महीने बीते हैं ट्रम्प टैरिफ की वजह से काफ़ी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही है और एम्प्लॉयमेंट में भी गिरावट आई है और अब जाके इसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, पर अभी भी रिलीफ आधा ही मिला है
क्योंकि सिर्फ जो 25% जो ऑयल की वजह से हटाया था वो अभी हटा है। बाकी जो 25 से 18 होना है, या कुछ सेक्टर में खासतौर से जेम्स और डायमंड सेक्टर में 0 भी होना है, वो काम अब होना है। तो अभी तक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखा जाए, काम के हिसाब से देखा जाए, तो काफी बड़ा धक्का पहुंचा हुआ है पिछले कुछ महीनों में जो भी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर है। ये तो एक्सपोर्ट सेक्टर की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो नेशनल लेवल पे जो अपने डीटीए यूनिट्स हैं या जो लोकल काम करते हैं, हमारी ज्वेलरी काफी सारे इंडिया में पॉपुलर है, तो हम देखते हैं कि वो जो प्राइसेस बढ़ रही है उस वजह से, जहां लोग समझते हैं कि गोल्ड प्राइस बढ़ने से ज्वेलर को बहुत फायदा है, पर असल में देखा जाए तो सबको नुकसान है। ज्वेलर का बिजनेस कम होता है क्योंकि जब बजटेड सारा काम होता है, तो जब बजट बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो गोल्ड के हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर ज्वेलरी के हिसाब से कितना इन्वेस्ट करेंगे वो मुश्किल है। तो व्यापार पे डायरेक्टली उसका असर पड़ता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीजें बहुत जरूरी है कि जो कॉस्ट बढ़ रही है, इसके अलावा लेबर कॉस्ट बढ़ रही है हमारी, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की जो प्रॉब्लम है, इसके अलावा एक कंप्लायंस की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरीके के जो चीजें हैं उनमें कंप्लायंस में काफी टाइम लगता है और काफी पैसा भी लगता है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बजट का हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको लेती है। गवर्नमेंट की जो ये रिप्स है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफी हेल्प कर सकती है जो अभी, पर इसमें ज्यादातर अभी तक नए जो इन्वेस्टमेंट है उन्हीं को ध्यान में रखा जा रहा है, जबकि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो 5% 10% नए लोग आ रहे हैं उनको ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर जो पुरानी यूनिट्स हैं उनको रोके रखना, उनमें एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना, उनका काम का सही तरीके से चले, वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी बजट आने चाहिए उसमें टू फेज ये होना चाहिए कि जो ऑलरेडी यूनिट्स हैं उनको हम बेनिफिट किस तरीके से दे सकते हैं कि वो सस्टेन कर सके। ठीक है, यानी कि जो ऑल यूनिट्स है उस पर फोकस रहे, ये आपका पॉइंट है। अशोक चौधरी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अशोक जी, क्योंकि सीधे तौर पर अब बात कर लेते हैं सरकार के भर्ती कैलेंडर की, उससे आपको क्या लगता है, अगर युवाओं को हम इस कैलेंडर में सबसे फर्स्ट पर रखें तो क्या कोई स्पष्ट टाइमलाइन नजर आ रही है? नहीं, देखिए, सरकार को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सरकार लगातार वैकेंसियां निकाल रही है और साथ में इस बजट में हमारी कई मांगे हैं। एक तो हम चाह रहे हैं कि 1 लाख प्लस भर्तियों का इस बजट में घोषणा हो, साथ ही साथ कुछ पुरानी भर्तियां हैं, पुराने बजट की जो भर्तियां पेंडिंग है उनको भी समय पे पूरा करें, क्योंकि पिछले बजट में जलदाय विभाग में 25,000 पदों पे भर्ती घोषणा की थी और ये कहा गया था मंत्री जी के द्वारा कि बजट के बाद वो जल्दी की समीक्षा करके भर्तियां घोषणा करेंगे, लेकिन वो भर्ती अभी भी पेंडिंग है। साथ ही साथ जो हमारी मांगे हैं कि एक एसआई का बड़ा मामला चल रहा है, इंटरव्यू प्रथा, जो राजस्थान में जो इंटरव्यू प्रथा चल रही है जिसके अंदर बहुत बड़ा गफला होता है, जिसके लिए आपने लास्ट टाइम कुछ आरपीएससी के मेंबर पकड़े थे जिन्होंने बताया भी था कि हम अपने लोगों को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे फायदा पहुंचाते हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2016 को घोषणा की थी कि जितने भी जो इंटरव्यू प्रथा है जो छोटी भर्तियों में उनको समाप्त कर दिया। लगभग 23 राज्य, 5 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको हटा दिया, लेकिन राजस्थान में अभी भी चालू है। हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे एसआई भर्ती है, इसमें इंटरव्यू प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू प्रथा से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ इस बजट में चाह रहे हैं कि चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां, तमाम जो भर्तियां हैं, हम चाह रहे हैं उस तमाम भर्तियों के अंदर परीक्षा लिखित माध्यम से हो, क्योंकि जो पहले जो अभी तक जो भर्तियां हो रही थी वो बोनस अंक पे हो रही थी, मेरिट के आधार पर थी। हम चाह रहे हैं लिखित में हो, लिखित से योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे, जिससे बहुत बड़ा फायदा होगा सरकार को भी, स्वास्थ्य सेक्टर को भी। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की हम बात करें, में लगातार हमारे संगठन हम मांग करते जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर अधिक से अधिक मिलना चाहिए। कई अदर स्टेट भी हैं जिन्होंने अपने स्थानीय युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि मैम देखिए, हम भी जानते हैं कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अभी एक राजस्थान में 54,000 के पदों के लगभग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हुई, जिसके अंदर 24 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने एग्जाम फॉर्म भरा था। तो आप इससे लगा सकते हैं कि 4th क्लास ग्रेड की भर्ती के लिए 24 लाख अभ्यर्थी लाइन में बैठे हैं। तो सरकार सब 24 लाख को तो रोजगार नहीं दे सकती, 54,000 को दे देगी, बचे हुए 22 लाख अभ्यर्थी रह गए ना। तो हम चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएं और स्थानीय युवा जो भी है, लेकिन अशोक जी, आपको नहीं लगता, देखिए सरकार तो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, स्किल एंड स्टार्टअप का भी जिक्र करती है, तो उससे आपको कोई उम्मीद युवाओं के भविष्य के लिए नहीं नजर आती क्या?
नहीं मैम, स्किल डेवलपमेंट की हम चाह रहे हैं, मांग अच्छी बात है, युवाओं को रोजगार का अवसर मिलता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जैसे पिछले बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट से घोषणा हुई थी कि हर गांव में सरकारी स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, कंप्यूटर लैब स्थापित कर देंगे, उसके अंदर युवाओं को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ। लेकिन आप देखिए आपकी ग्रामीण परिवेश के अंदर वो चीजें डेवलप नहीं हो पाई, ना ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचते हैं सभी स्कूलों में, ना लैब डेवलप हो पाई है, ना उनको बच्चों को टीचर मिल पाए प्रॉपर, ना उनको पढ़ाई हो रही है। आप इसकी डेवलपमेंट की बात करें अच्छी बात है, लेकिन उनको धरातल पे उतारिए, आप बच्चों को पढ़ाइए। आइए, हम भी कह रहे हैं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि सरकार सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, लेकिन आप प्राइवेट नौकरी के लिए उनको इतना मजबूत करिए कि ताकि वो प्राइवेट नौकरी जॉब में जा सके। जब ग्रामीण परिवेश से बच्चा, आप सिटी की बात करें, ठीक है, सिटी में बच्चा पढ़ता है, सब चीज सुविधाएं मिलती है और वो बच्चा निकल भी जाता है। अशोक चौधरी जी, ये सरकार का तीसरा बजट है, तो जो पिछले 2 बजट रखे उसमें आप क्या मानते हैं कि बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने कुछ किया या नहीं किया? बिल्कुल, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि जो नौकरियों का ऐलान किया गया था पिछली बार सरकार की ओर से, क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर वो काम हो पाया है इस बार, और क्या उम्मीद है? क्या उन्हीं भर्तियों को पूरी करने की उम्मीद है या कुछ और आप सोच रहे हैं कि सरकार की ओर से एमएसएमई या स्टार्टअप में युवाओं को कुछ हेल्प मिलनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल, देखो इस साल के लिए मैं पहले धन्यवाद दिया था स्टार्टिंग में। सरकार ने लगातार जो घोषणा की थी, हम 4 लाख पदों पे रोजगार देंगे, सरकारी भर्तियां देंगे, और सरकार उस हिसाब पे काम कर भी रही है और लगभग 1 लाख प्लस 1.5 लाख के आसपास लोगों को रोजगार दिया और भर्तियां पाइपलाइन में भी है। सरकार से हम चाह रहे हैं कि 4 लाख भर्ती का पूरा करें, प्लस जैसे राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं, जैसे सरकार ने राइजिंग राजस्थान एक आयोजन किया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का कहा था कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट आएगा राजस्थान, चाह रहे कि वो चीजें धरातल पे उतरे, उससे क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे राजस्थान युवाओं को। साथ ही साथ इसके अंदर में चाह रहे हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर ज्यादा मिले। मैं तो कह रहा हूँ 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। अगर ये मिलता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा युवाओं को। साथ ही साथ सरकार को जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है वो समय पर दे और बेरोजगारी भत्ता भी कुछ बढ़ाए, क्योंकि सरकार 4,000 बेरोजगारी भत्ता दे रही, बहुत से लोगों को मिल नहीं रहा। साथ ही साथ इसके अंदर आप 4-4 घंटे के इंटर्नशिप भी करवा रहे हो, तो युवाओं से काम भी करवा रहे हो, तो इसके अंदर आप पैसा भी बढ़ाएं, तो जिससे युवाओं का स्किल भी बढ़ेगा। और बार बार मैं इसी चीज फोकस करूंगा। ठीक है अशोक जी, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि जो उम्मीदें युवा लगाकर बैठे हैं, क्या वो उम्मीदें इस बजट से पूरी होती हैं कि नहीं। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, अपरा कुशल जी, बहुत स्वागत है आपका। अपरा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का ये दावा है कि राजस्थान को टॉप 5 इकोनॉमी में लाना है, तो इसके लिए क्या उम्मीदें हो सकती हैं, किन किन चीजों पर फोकस किया जाए, अगर इस बजट में क्या उम्मीदें की जाए ताकि जिस तरीके से कोशिशें हैं सरकार की वो पूरी हो पाए? नमस्कार। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, एक महिला उद्यमी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ कौशल विकास और रोजगार के जो कार्यक्रम हैं, कुछ योजनाएं हैं, उसके बारे में वी आर वेरी वेरी होपिंग समथिंग बेटर टू कम। और जो महिला उद्यमी और एमएसएमई के लिए कुछ सरल लाइसेंसिंग और वित्तीय सहायता, वर्किंग कैपिटल लोन जिसे कहते हैं, उसके लिए भी वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव की कुछ ऐसी घोषणाएं होनी चाहिए। जो घर से महिलाएं काम करती हैं, जो घरेलू महिलाएं होती हैं, उनको कुछ तरीके की और कुछ प्रोग्राम्स उनके लिए, कुछ डिजिटल कौशल और आर्थिक सहयोग की कुछ योजनाएं भी वी आर वेरी वेरी होपिंग। उसके अलावा कुछ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी कुछ ऐसी अगर योजनाएं आती हैं, तो दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन स्ट्रेंथनिंग जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं। और आपको मालूम है कि महिलाएं आधी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, तो अगर महिलाओं को हम लोग कुछ स्ट्रेंथन करते हैं तो एमएसएमई ले लीजिए, घर ले लीजिए, घर का भी बजट बढ़ेगा। तो किसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव पूरा का पूरा रूप आएगा। कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर हमें मिल सके तो ठीक है। देखिए, आज फिर जो है जुमलों की बरसात होने वाली है। आज बजट में तो ऐसा लगेगा कि राजस्थान के अंदर युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी, सारी सड़कें भी ठीक हो जाएगी, सड़कों पे जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी, घरों में पानी भी आ जाएगा, बिजली भी दिन में आ जाएगी, किसान को खाद बीज भी जो है समय पे मिल जाएगा और उसकी खरीद भी हो जाएगी। आज कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हकीकत जो है
आप देखिए, इन्होंने जो पिछले 3 बजट पेश किए हैं और तीनों बजटों के अंदर 2700 से अधिक घोषणाएं की हैं, जिनमें से मात्र 26% घोषणाएं पूरी हुई हैं। 26%, ये इनकी हकीकत है। और आप देखिए, हालत ये है कि ये कहावत है ना कि कर्ज लेके घी पीना, वो काम ये सरकार कर रही है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, और कर्जा चुकाने के लिए कर्जा, उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा। ये हालत इस सरकार की है। हर एक राजधानी पे 1 लाख का कर्ज ये थोप चुके हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा, ये जुमलों का जो ठेका टेंडर इन लोगों ने छुटा रखा है ना, क्योंकि पहले तो बड़े वालों ने छुटाया था। 2 करोड़ रोजगार हर साल, किसान की आमदनी दुगनी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब खत्म कर देंगे। के लिए सभी के लिए ये बजट है और पूरा समावेशी बजट होगा, बहुत अच्छा बजट होगा। मैम, पिछले साल से इस बार क्या चेंजेस हैं? वो अभी आप थोड़े दिन में सुनेंगे। मुझे लगता है थोड़े पेशेंस की आवश्यकता है। बहुत अच्छा बजट होने वाला है। बहुत सारी नई चीजें भी हम लोग अनाउंस करेंगे और बहुत ही अच्छा होगा। तो टीकाराम, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ये जुमलों की बरसात से बच के रहना। ये पुराने जुमले इनके पूरे नहीं हुए हैं, यानी ये भी एक रिकॉर्ड ही है। 18 घोषणाएं तो मुख्यमंत्री। तो साफ तौर पर अब विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। हालांकि जब भी बजट पेश होता है तो निश्चित तौर पर उसको लेकर भी कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जाते हैं, लेकिन अब अपने दावों पर सरकार कितना खरा उतरती है उसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ है। अपरा जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, वो आप पूरी करें, लेकिन उसी के साथ मैं एक सवाल भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि महिला उद्यमियों की आप बात कर रहे हैं और इस बजट में महिलाओं पर फोकस रहेगा, इसकी अपार संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, अगर राज्य स्तर पर आप देखें तो महिलाओं के लिए अभी आपको क्या लगता है कि जो उद्यमी है, महिला उद्यमी, उनके लिए कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए? जी डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ और एक महिला उद्यमी होने के नाते सिचुएशंस डेफिनेटली बेटर हुई हैं महिलाओं के लिए। और हम भले एमएसएमई की बात करें या हम डिजिटाइजेशन की बात करें, डेफिनेटली अब आपने देखा है कि पिछले बार से मतलब अब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आती जा रही हैं। आप कोई भी इंडस्ट्रियल एरियाज देख लीजिए, जितने आदमी वहाँ काम करते हैं उतने ही इक्वल रूप में महिलाएं भी काम कर रही हैं। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं डेफिनेटली, और हमें पॉजिटिव चेंजेस की बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। मैं ये आपको यही बोल रही थी कि वित्तीय सहायता पैकेज भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस नई सरकार से कि किसी तरीके से अगर वो हमें मिल सकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस की भी बात मैंने कही कि सिंगल विंडो क्लियरेंस भी किसी तरीके से अगर होएगा तो वो डेफिनेटली महिलाओं के लिए, एक विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए एक बेटर होगी। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी भी हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि और बेहतर रूप से हो, सो दैट जो नई बच्चियां हैं, जो स्टार्टअप प्रोग्राम है, जो विमेन स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए एक बेटर इजी तरीके से वो आए। ठीक है, इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है वो हम लोग बहुत पॉजिटिव है कि कहीं ठीक है अपराज, यानी कि पूरी उम्मीद है कि आप पॉजिटिव वे में इस बजट को आप देख रखी हैं। महिलाओं के लिए कुछ खास होगा, वो उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। संजय जी, आपने भी अशोक जी को भी सुना, बेरोजगारी को लेकर उन्होंने कहा कि जो भर्ती है वो होनी चाहिए, युवाओं का भी जिक्र किया है। इसके अलावा एमएसएमई का जिक्र यहाँ पर अपराज जी ने किया। लेकिन संजय जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हर बार हम ये कोशिश करते हैं कि जो आम जनता है कैसे उनको लुभाने की कोशिश की जाए और जो उनकी छोटी छोटी चीजें उस पर फोकस रहे, इसको लेकर ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन इस बार के बजट से क्या कुछ अलग एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
तो अपने हिसाब से बेस्ट देती है बजट, इसमें कोई बात भी नहीं है। ठीक है। और यदि हम रियल में समझें, जैसे मैं एक आध दो बार मीटिंगों में गया हूँ जिसमें प्री बजट मीटिंग होती है, तो वहां जाके समझ में आता है कि कितने सारे फील्ड हैं जहाँ गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है। मतलब पूरे, जैसे मैंने एक बार अशोक जी को भी सुना था कि सुबह 10 बजे से लेकर और रात को 10 बजे तक उन्होंने सिर्फ लोग क्या चाहते हैं वो सुना था, पलक झपकाए बगैर सुना था। मतलब इतना ज्यादा चीजें हैं राज्य में, इतने सारे सेक्टर्स हैं कि गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं है हर चीज को चेक करना और हर चीज के लिए वो देना। फिर भी गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है और जो बजटेड है उस सारी चीज के हिसाब से करती है, अपने मीन्स के हिसाब से काफी कुछ अच्छा करती है और अप्रिशिएबल है। पर सब चीजों को एक धरती पे लाना भी एक इम्पोर्टेंट काम है और ये काम गवर्नमेंट करती रहती है। चाहे आप कहें कि घोषणाएं 26% ही पूरी हुई है या कुछ कहें, पर हर चीज अंदर चलती रहती है, काम चलता रहता है। उसके रिजल्ट सामने आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो संजय जी, आई अप्रिशिएट कि सरकार से इतने प्रभावित हैं आप और लगातार हर बजट में सरकार कुछ ना कुछ लेकर आ रखी है, लेकिन मेरा फोकस इस बात पे था कि जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान को लेकर सबसे पहले जहन में क्या आता है कि इस चीज से आज भी हमारा राज्य अछूता है या पिछड़ा है या फिर उसमें अभी कमी है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।